हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू झा फ्रॉम SREP। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि अभी आप लोगों की इकोनॉमिक्स में शुरुआत ही है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, और इकोनॉमिक्स को भी समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इकोनॉमी क्या है। तो बेसिकली इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनेबल पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड। इकोनॉमी एक सिस्टम है जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हमारी मदद करती है और लोगों को अपना लाइवलीहुड अर्न करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। तो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में रिसोर्सेज की स्केर्सिटी को महसूस करते हैं, और क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, इसलिए प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी अराइज होती है। और इन्हीं स्केयर रिसोर्सेज से हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करें, इसकी स्टडी को ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अगर हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होते और हमारी वांट्स अनलिमिटेड नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम भी अराइज नहीं होती और हमें इकोनॉमिक्स भी नहीं करना होता। अब क्योंकि हमारे रिसोर्सेज स्केयर हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, इसलिए इसके मैनेजमेंट को, लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपने लिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करें, इसकी स्टडी को ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। और ये प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज एक इंडिविजुअल लेवल पर ही नहीं, एक इकोनॉमी को भी फेस करनी पड़ती है कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने सभी लोगों की वांट्स को कैसे पूरा करें। इसलिए सेंट्रल लेवल पे हमारी 3 प्रॉब्लम अराइज होती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सबसे पहले किसी भी एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना होता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है। कोई भी इकोनॉमी को ये देखना होगा कि वो सबसे पहले फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग या फिर लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन करे, कि मतलब बेसिक चीज़ों का करे या फिर लग्जरी गुड्स की तरफ भी जाए, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले, या फिर इंडस्ट्रियल गुड का करे, या फिर कंजम्पशन गुड या इन्वेस्टमेंट गुड। अगर इन्वेस्टमेंट गुड्स का हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसका आउटपुट हमें आज नहीं मिलेगा, इन फ्यूचर जाके मिलेगा। तो किसी भी इकोनॉमी को ये देखना होगा कि उस वक्त लोगों की ज़रूरत क्या है और उस हिसाब से उसे किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है। और जब एक बार इकोनॉमी ये डिसाइड कर लेती है कि उसे किन चीज़ों का प्रोडक्शन करना है, तो नेक्स्ट हमें देखना होता है कि चीज़ों का प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाए। प्रोडक्शन के लिए 2 तरीके की टेक्निक्स हैं हमारे पास, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो जैसे कि हम सभी को पता है, इंडिया में लेबर बहुत ही ज़्यादा अमेंडमेंट में और चीपर लेबर हमें प्रोवाइड है। तो इंडिया जैसी कंट्री को लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स की तरफ जाना चाहिए। तो जब कोई भी एक इकोनॉमी ने ये डिसाइड कर लिया कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है एंड फॉर हुम, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अराइज होती है कि जो हमारे पास प्रोडक्शन आ गया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है। हमने जो प्रोड्यूस कर लिया उसे लोगों तक किस तरीके से और किस फ्रैक्शन में प्रोडक्शन किया जाए। एक इकोनॉमी है, उसमें 3 पर्सन है, पर्सन A, B, C। हमने मान लिया जो इकोनॉमी 1 है उसमें पर्सन A की इनकम 1000, पर्सन B की 900 और पर्सन C की 1100 है। तो यहाँ हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकम डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम कोई भी एक प्राइस डिसाइड करके गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इकोनॉमी 2 की तरफ देखें तो यहाँ पे पर्सन A की इनकम 10,000 रुपये है और पर्सन B की 1000 और C की 900। तो पर्सन A की इनकम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पर्सन B और C की इनकम बहुत कम है। तो यहाँ हमें ये देखना होगा कि गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाए। हो सकता है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर इंटरवेन करना पड़े। तो अभी तक हमने देखा कि इकोनॉमिक्स क्या है और एज ए इकोनॉमी एज अ होल हमें कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। या तो जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स है कैन बी सॉल्व ईदर बाय द फ्री इंटरसेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल परस्यूइंग देयर ओन ऑब्जेक्टिव एज डन इन द मार्केट और इन प्लान्ड मैनर बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी लाइक द गवर्नमेंट। जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो या तो लोगों के फ्री इंटरेक्शन से इन अ मार्केट में सॉल्व किया जा सकता है या फिर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारी 2 तरह की इकोनॉमी हो सकती है, या तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी। तो बेसिकली हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में होता क्या है, जितनी भी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट देखती है, और मार्केट इकोनॉमी में हमारा जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है वो लोगों के इंटरेक्शन के द्वारा डिसाइड किया जाता है।
तो जैसे अगर हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करें तो फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड एजुकेशन, क्योंकि कोई भी एक इंडिविजुअल हेल्थ और एजुकेशन को इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पे प्रोवाइड नहीं करा सकता, तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। बेसिकली गवर्नमेंट को ये देखना होता है कि जो हमारी इकोनॉमी में सभी लोगों की मिनिमम नीड्स को पूरा किया जा सके, ताकि जो हमारे रिसोर्स का प्रोडक्शन किया गया था उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, अगर उन्हें लगता है कि खुद मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए, तो वो उन चीज़ों को खुद प्रोड्यूस करती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है। ऐसे तो हमारी इकोनॉमी में प्राइस का डिटर्मिनेशन डिमांड और सप्लाई से किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कुछ लोगों की मिनिमम नीड्स पूरी नहीं हो रही है तो गवर्नमेंट उन्हें कम प्राइस लेवल पे वहाँ पर अपना इंटरवेंशन करके लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कराती है। और अगेन हमारा मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो मार्केट के फ्री इंटरेक्शन पे छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे हमें ये समझ लेना चाहिए कि मार्केट क्या होता है। मार्केट से हमारा कोई भी फिजिकल अपीयरेंस वाली जगह नहीं है, मार्केट किसी भी तरीके से हो सकता है। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और लोगों के फिजिकल इंटरेक्शंस को भी। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली मार्केट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच ऑर्गेनाइजेज फ्री इंटरेक्शन बाय पीपल एंड, और इन सभी इंटरेक्शन से जो भी हमारा डिमांड और सप्लाई होता है उससे हमारा प्राइस डिटरमाइन होता है। फॉर एग्जांपल मेरी इकोनॉमी में 3 लोग हैं, लाइक पर्सन ए बी सी। कोई भी एक गुड है, उसका पर्सन ए 3 यूनिट्स डिमांड करता है, पर्सन बी 5 यूनिट्स और पर्सन सी 7 यूनिट, तो टोटल डिमांड मेरी 15 यूनिट्स हो गई। तो अब क्योंकि 15 यूनिट्स का डिमांड है तो इस इकॉनमी में 15 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन होगा और इसी डिमांड और सप्लाई से फिर हमारा प्राइस डिटरमाइन होगा। लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी में हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेन करती है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो चीज़ों को प्रोवाइड कराती है। यहाँ हमें समझ लेना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इकॉनमी पूरी तरह से सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी हो या पूरी तरह से मार्केट इकॉनमी हो। फॉर एग्जांपल इंडिया, ये हम लोगों का जो इंडियन इकॉनमी है वो मिक्स्ड इकॉनमी है, लाइक सेंट्रली प्लान्ड और मार्केट इकॉनमी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। लाइक जब भी जहाँ भी गवर्नमेंट को लगता है कि उसे अपना इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए, तो वहाँ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। अदरवाइज सारी एक्टिविटीज़ को हम मार्केट इकॉनमी में छोड़ देते हैं। अगर हम सिंस इंडिपेंडेंस से बात करें तो धीरे धीरे जो भी है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हमारा कम होता जा रहा है। अब हम लोग समझ चुके हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। बेसिकली हमारी टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट लेवल पे। फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं कि एक इकोनॉमी में किसी एक पर्सन की डिमांड कितनी है और उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि इकोनॉमी एज अ होल में जितने भी लोग रहते हैं उन सब की जो डिमांड है उन सब का सम कितना है। फॉर एग्जांपल एक इकोनॉमी है, उसमें 4 लोग हैं, ए बी सी डी। अगर मैं बोलूँ कि पर्सन ए की डिमांड 5 यूनिट्स की है तो और इसके बारे में स्टडी करूँ तो इसका मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रही हूँ। पर अगर मैं बोलूँ पर्सन बी की डिमांड 2, पर्सन 3 की 9 और पर्सन डी की फॉर एग्जांपल 7 है और मैं इन सब का सम कर दूँ, इन सब का एग्रीगेट कर दूँ और फिर मैं इसके बारे में स्टडी करूँ तो इसका मतलब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। बेसिकली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल पे जो भी प्राइस, डिमांड एंड बिहेवियर है इन सब का स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट, यानी कि एक इकोनॉमी एज अ होल में कितना एग्रीगेट डिमांड है, कितना एग्रीगेट सप्लाई है। बेसिकली ये एग्रीगेट का मतलब ही यही है, जितने भी लोग हैं उन सब का सम। और इस चीज़ को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि माइक्रो में हमारा आई आता है यानी कि इंडिविजुअल, और मैक्रो में हमारा ए आता है यानी कि एग्रीगेट। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पीपीसी के बारे में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो बेसिकली पीपीसी क्या होता है? पीपीसी इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद इट्स गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। पीपीसी हमारा उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज का कॉम्बिनेशन बताता है जो एक इकोनॉमी अपने गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर सकते हैं।
लाइक अगर आप इस फिगर की तरफ देखें तो पीपीसी ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये हमारा कॉम्बिनेशन बताता है गुड्स और सर्विसेज का। फॉर एग्जांपल इस फिगर में कॉम्बिनेशन बता रहा है कि एक इकोनॉमी अपने सभी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कितना कॉर्न और कॉटन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने सारे रिसोर्सेज को कॉटन में लगा दूँ तो मैं 10 यूनिट्स ऑफ कॉटन का प्रोडक्शन कर सकती हूँ, और अगर मैं अपने सारे रिसोर्सेज को कॉर्न के प्रोडक्शन में लगा दूँ तो मैं 4 यूनिट्स ऑफ कॉर्न का प्रोडक्शन कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 यूनिट्स ऑफ कॉटन का प्रोडक्शन होगा। तो बेसिकली हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सभी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का बताता है जो एक इकोनॉमी अपने गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर सकती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के क्या क्या फीचर्स होते हैं। बेसिकली इसके 2 फीचर्स होते हैं। पहला कि हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्टवर्ड टू राइटवर्ड। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब नीचे की तरफ इसका स्लोप होता जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। अगर मैं किसी एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती हूँ तो मुझे दूसरे गुड के प्रोडक्शन को कम करना होगा। रीज़न क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड है और मैं एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती हूँ तो मुझे दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम करना होगा। क्योंकि अगर मैं कॉर्न के प्रोडक्शन को बढ़ाया मैंने तो मुझे कॉटन के प्रोडक्शन को कम करना होगा, क्योंकि मेरे को कुछ कॉटन में जो पहले मैंने रिसोर्सेज लगा रखे थे उसके कुछ रिसोर्सेज को हटा के मुझे कॉर्न के प्रोडक्शन में लगाना होगा, तभी मैं कॉर्न का प्रोडक्शन कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो इसलिए हमारा जो पीपीसी होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फिगर में देखें तो अगर मैं पॉइंट बी पे देखूँ तो मेरा कॉर्न का प्रोडक्शन इतना हो रहा था, लाइक इसको मैं मान लेती हूँ सी और इसको सी डैश। अब अगर मैं कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, मुझे कॉटन का प्रोडक्शन मेरा यहाँ से C1 से C2 हो गया, तो मुझे कॉर्न के प्रोडक्शन को कम करना होगा, लाइक इसको D कर लेते हैं, D से मुझे D1 करना होगा। तो अगर मुझे एक गुड के प्रोडक्शन को मुझे बढ़ाना है तो मुझे दूसरे गुड के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, इसलिए हमारा जो पीपीसी होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्टवर्ड टू राइटवर्ड। और दूसरा अगर हम देखें तो जो हमारा पीपीसी होता है वो कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन होता है। ये जो शेप है हमारी ये कॉन्वेक्स है, और जो हमारा पीपीसी होता है वो कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन होता है। इसका रीज़न ये होता है कि अगर हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो हर एक चीज़ के प्रोडक्शन के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। लाइक हो सकता है कि जो मैंने रिसोर्सेज को कॉटन के प्रोडक्शन में लगा रखा होगा और जब मैं कॉर्न के प्रोडक्शन में शिफ्ट हो रही हूँ तो अपने कुछ रिसोर्सेज को मैंने कॉटन के प्रोडक्शन से हटा के कॉर्न के प्रोडक्शन में लगाया होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेबर की बात करूँ, जो लेबर है वो मेरा कॉटन के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड है, तो अगर आप मैं उसे कॉर्न के प्रोडक्शन में शिफ्ट करती हूँ तो इट मे बी पॉसिबल कि वो कॉर्न का प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से इक्वली एफिशिएंटली ना कर पाए, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो हर चीज़ के प्रोडक्शन में इक्वली एफिशिएंट नहीं होता। इसलिए हमारा जो पीपीसी होता है वो कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन होता है। और अगर हम एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता है। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? Opportunity cost is the amount of good that has to be foregone to produce the more of another good। वो अमाउंट ऑफ गुड, पहले गुड का जो दूसरे गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मैंने पहले गुड के प्रोडक्शन को कम किया, वो जो अमाउंट मैंने फोरगॉन किया वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी कि किसी और अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए जो मैंने अपनी पहली अपॉर्चुनिटी को छोड़ा है, दैट इज़ माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन जो हमारा पीपीसी होता है वो इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन होता है। अब ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो समझ लिया कि जो गुड 2 के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मैंने किसी भी चीज़ को, किसी भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए जो मैंने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी को छोड़ा, दैट इज़ माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एक एडिशनल यूनिट। मार्जिन का मतलब होता है हमारा एक एडिशनल यूनिट, यानी कि एक एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मैंने कितना यूनिट ऑफ कॉटन को फोरगॉन किया, दैट इज़ माई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये हमारा
जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो हर चीज़ के प्रोडक्शन में इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। इसलिए जब मैंने फर्स्ट स्टेज में कॉर्न का प्रोडक्शन 1 से 2 किया तो मैंने 1 यूनिट फॉरगॉन, यहाँ पे अगर हम देखें तो जब मैं 0 से 1 पे आई तब मैंने 1 यूनिट को फॉरगॉन किया। बट अगर मैं और ज़्यादा कॉर्न का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती हूँ, एक और, यहाँ मैंने +1 किया था, अब मैं अगेन +1 करना चाहती हूँ, यानी कि एक और एडिशनल यूनिट ऑफ कॉर्न का मुझे बढ़ाना है, तो यहाँ मुझे +2 को खोना होगा, लाइक छोड़ना होगा। यानी कि ये मेरा बढ़ रहा है ना, ये मेरी जो मैं अपॉर्चुनिटी छोड़ रही हूँ मेरी बढ़ रही है, क्योंकि जो मेरे रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। इसी तरीके से 7 पे 4 पे आई, 3 हो गया, इसको 1 बढ़ा है, तो बेसिकली मार्जिनल होता है हमारा एडिशनल, यानी कि 1 यूनिट को एडिशनल 1 यूनिट का प्रोडक्शन के लिए कितना अमाउंट मैंने फॉरगॉन किया, दैट इज़ माई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और पीपीसी के कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होने का रीज़न यही होता है कि जो मेरी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज हर चीज़ के प्रोडक्शन के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है। और तो इस वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं, ये हमारा बेसिकली था इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और क्योंकि अभी आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना अभी आप लोगों ने शुरू ही किया है, तो इसलिए हमने सबसे पहले देखा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, और उसको भी समझने से पहले हमने देखा कि एक इकोनॉमी क्या होती है, और कोई भी एक इकोनॉमी को कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज करनी पड़ती है। बेसिकली सबसे बड़ा रीज़न कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, उन्हीं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो हमारा स्टडी है, यही पूरा हमारा इकोनॉमिक्स है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसके 2 ब्रांचेज है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और क्योंकि आप लोगों का क्लास 11 है, तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि हम इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में देखेंगे, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ ये देखेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे डिमांड और सप्लाई कैसे डिटरमाइन होती है, कोई भी प्रोडक्शन कॉस्ट, अभी आप लोग आगे देखेंगे कि प्रोडक्शन कॉस्ट, इन सारी चीज़ों का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, और यहाँ हमने देखा पीपीसी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।